हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आई एम कुलदीप नागर, योर केमिस्ट्री टीचर। आज के लेक्चर में ART2 का जो पेपर 1 है ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग केमिकल स्पीशीज डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। टोटल 7 केमिकल स्पीशीज हमें दे रखा है, इतना आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑक्टेट रूल को सपोर्ट नहीं करता है। ये स्पीशीज आपके पास क्या है? पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया। स्पीशीज आपको दे रखा है SF6 CO2 CH2 Cl2 TeCl4 XeF2 SF4 XeO3। इतना आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी ऐसे स्पीशीज है जो ऑक्टेट रूल को सपोर्ट नहीं करता है। तो ऑक्टेट रूल का मतलब क्या हो गया कि जो भी आपके पास यहाँ पे केमिकल स्पीशीज दे रखा है इनमें किसी एलिमेंट के जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल मतलब कि ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन से अगर कम है या 8 इलेक्ट्रॉन से अगर ज़्यादा है, दोनों केसेस में ये ऑक्टेट रूल को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इजी सा एग्जांपल है, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मोनोवैलेंट एटम फ्लोरीन के साथ सल्फर ने टोटल कितने बॉन्ड बना लिए? 6। तो इसके आउटर मोस्ट शेल मतलब कि ऑक्टेट में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 तो इसके पास ऑलरेडी थे और हर किसी बॉन्ड से इसको एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, क्योंकि शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन सल्फर और फ्लोरीन दोनों के ऑक्टेट में काउंट होते हैं। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। टोटल मिला के कितने बॉन्ड हो गए? 6। तो 6 × 2 कितना हो गया? 12 इलेक्ट्रॉन इन द ऑक्टेट ऑफ सल्फर एटम। तो ये भी ऑक्टेट रूल को सपोर्ट नहीं करता है। अगला देख लेते हैं, CO2। आउटर मोस्ट शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के और टोटल 4 बॉन्ड बना लिए ऑक्सीजन एटम के साथ। तो यहाँ पे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के ऑक्टेट में। यहाँ ऑक्टेट रूल का सपोर्ट होता है। CHCl2 कोई दिक्कत नहीं है बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट रूल यहाँ पर भी सपोर्ट होगा। TeCl4, T किसका भाई है? सल्फर का। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो T के आउटर मोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। क्लोरीन के साथ 4 बॉन्ड तो इसने बना रखे, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके यूटिलाइज हो गए बॉन्ड बनाने में, और बाकी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गए? 2। तो 1 लॉन पेयर प्लस 4 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर 8 इलेक्ट्रॉन, 1 लॉन पेयर, टोटल मिला के कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन इन द ऑक्टेट ऑफ टेलुरियम एटम। तो ये भी सपोर्ट नहीं करता है। सिमिलरली XeF2 देख लेते हैं। जिनॉन के आउटर मोस्ट शेल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 तो इसने बॉन्ड बना लिए मोनोवैलेंट एटम के साथ, और बाकी इसके पास जिनॉन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल यहाँ पे 3 लॉन पेयर है, 6 + 2 + 2, 10 इलेक्ट्रॉन इन द ऑक्टेट, सपोर्ट नहीं करता। SF4 TeCl4 के जैसा ये सपोर्ट नहीं करेगा। और XeO3 डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। जिनॉन के 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन एटम के साथ 6 बॉन्ड बना लिए, जिसमें से 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्डिंग में बिजी है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेफ्ट होंगे, तो एक लॉन पेयर होगा। 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 12 + 2 14 इलेक्ट्रॉन इन द ऑक्टेट ऑफ जिनॉन एटम। तो कितनी स्पीशीज ऐसी है? SF6 हो गया, TeCl4 हो गया, XeF2 हो गया, SF4 हो गया, XeO3 हो गया। टोटल 5 स्पीशीज ऐसा है जो ऑक्टेट रूल को सपोर्ट नहीं करता है। और बाकी जहां पर सेंट्रल एटम कार्बन है, मतलब कि सेकंड पीरियड का सेंट्रल एटम है, वहां पर ये जो केमिकल स्पीशीज आपको बना के दे रखी है ये ऑक्टेट रूल को सपोर्ट करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो बहुत इजीली आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग द फॉलोइंग विच हैव लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन सल्फर। तो ये पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। टोटल यहाँ पे आपको 7 एलिमेंट दे रखे हैं, आइडेंटिफाई करना है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से कम है। तो इजीली हो जाएगा ये। तो सोडियम है, नाइट्रोजन है, और क्या है? फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बोरॉन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, यहाँ पे आ जाएगा फ्लोरीन, इधर है कहीं पे बोरॉन, और ये टेलुरियम। लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। और एज सच यहाँ पे कोई एक्सेप्शन आपको नोटिस नहीं करना है। तो सल्फर से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? सोडियम का है, बोरोन का है, फॉस्फोरस का है, टेलुरियम का है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सल्फर से ज्यादा है। इनफैक्ट फ्लोरीन और ऑक्सीजन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा होगी, क्योंकि नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में लाई करता है और ऑक्सीजन थर्ड पीरियड में लाई करता है।
पॉलिंग स्केल में इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना आता है 2.5 के करीब, इसका कितना आता है 3.0। वैल्यू से भी आप पता लगा सकते हो कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा है। 1 2 3 4 टोटल 4 एटम्स आर प्रेजेंट विच हैज लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन सल्फर एटम। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। फाइंड नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज इन विच नाइट्रोजन इज इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये तो कुछ ज्यादा इजी सवाल है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में आपको सिखाया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से कैलकुलेट करनी है। कुछ सेट ऑफ रूल्स आपको पता है, सेट ऑफ रूल्स को यूज करके किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किया जा सकता है। और कभी अगर सेट ऑफ रूल्स को अप्लाई करके किसी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट का आंसर सही नहीं आता है, फिर उस केस में आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, और स्ट्रक्चर में फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी आपको बता रखा है। फिलहाल इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था 4। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, NH4Cl है, NaNO3 है, NOF3 है, NO2 माइनस है, N2H4, N2F4, NCl3 है और HNO4 है। आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसा स्पीशीज है जहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। इजीली आ जाएगा बेटा, यहाँ पे -4 +1 -3, 0 से उधर जाएगा तो नाइट्रोजन +3 में है। इनफैक्ट आपको ऑलरेडी पता है कि नाइट्रोजन +5 कहाँ पे होता है, नाइट्रेट में। यहाँ पे नाइट्रेट है Na+NO3- नाइट्रेट में कैलकुलेट करके देख लेना, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ही आएगा। NOF3 -2, फ्लोरीन का कितना होता है -1 × 3, तो -3 -2 कितना हो गया -5, 0 से उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे भी +5 है, NO2 माइनस में +3 आएगा, 4 माइनस तो 4 प्लस -2 आ जाएगा, यहाँ पे +2 आ जाएगा नाइट्रोजन का, NCl3 +3 आ जाएगा, HNO4 तो ये कितना होगा +1 होता है हाइड्रोजन का इंटू 1 हाइड्रोजन प्लस x इंटू 1। लेट अस से कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट x है और नाइट्रोजन एटम अपने पास कितने प्रेजेंट है 1, प्लस ऑक्सीजन का यूजुअली कितना होता है -2 मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट शुड बी इक्वल टू 0। टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट का सम इस पर्टिकुलर केमिकल स्पीशीज में या किसी भी केमिकल स्पीशीज में कितना होता है 0 ही होता है। या ऐसे बोलते हैं कि स्पीशीज के ऊपर जितना चार्ज होता है उसके इक्वल होता है टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट का सम। यहाँ पे ये न्यूट्रल स्पीशीज है तो टोटल चार्ज कितना होगा 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया +7। और आपको पता ही है कि नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैक्सिमम ही +5 हो सकता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और अगली शेल में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 2s2 2p3। तो इसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है वो +5 ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये +7 आ रहा है तो रूल्स को अप्लाई करके यहाँ पे +7 अगर आ रहा है तो ये गलत है। स्ट्रक्चर बनाओ बेटा। ये किसका स्ट्रक्चर होता है HNO3, नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड में HNO3 होता है, यहाँ पे HNO4 है, एक ऑक्सीजन एटम एक्स्ट्रा है। तो ये बेसिकली क्या है, पैरोक्सी नाइट्रिक एसिड। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ स्ट्रक्चर से भी आप देख लो +5 ही आएगा। तो सोडियम नाइट्रेट हो गया, NOF3 हो गया और HNO4 हो गया। टोटल 3 स्पीशीज ऐसी हैं जहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और बाकी सभी में +5 नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 थर्मोडाइनेमिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। फॉर द रिएक्शन 2a gas plus 3b solid that is equal to c gas plus 4d solid, delta H of reaction enthalpy change of reaction is given as 300 calorie per mole। तो 300 कैलोरी पर मोल, इसका मतलब क्या होता है 300 कैलोरी पर मोल ऑफ द रिएक्शन। और पर मोल ऑफ द रिएक्शन में ए के सामने 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, बी के सामने 3 है, सी के सामने 1 है और डी के सामने 4 है। कैलकुलेट डेल्टा यू इन कैलोरी ऑफ द रिएक्शन। तो ये ज़्यादा इजी क्वेश्चन लग रहा है और ऐसे क्वेश्चन आपने पहले 3 पेपर में सॉल्व भी किए हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज आपको दे रखा है और इंटरनल एनर्जी चेंज आपको कैलकुलेट करना है। तो कौन सी इक्वेशन वैलिड होती है केमिकल रिएक्शन के लिए, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू ऑफ रिएक्शन प्लस डेल्टा NgRT। कैलकुलेट डेल्टा यू ऑफ द रिएक्शन इन कैलोरी when 3 mole of A gas reacts with 4 mole of B solid at 27 degrees centigrade and value of R is given as 2 calorie per mole per Kelvin। तो इजी सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। अमाउंट ऑफ A और अमाउंट ऑफ B आपको दे रखा है।
तो फॉर दिस पर्टिकुलर अमाउंट पहले आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एंथैल्पी चेंज कितना हो सकता है। एंथैल्पी चेंज से इंटरनल एनर्जी चेंज कैलकुलेट करना पड़ सकता है, या फिर पहले हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन आपको दे रखी है उसी केमिकल रिएक्शन के लिए पर मोल के हिसाब से इंटरनल एनर्जी चेंज कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे कि रिएक्शन कितना कंप्लीट हो रहा है, रिएक्शन में ए के कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं या बी के कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं, फिर उसके हिसाब से आइडेंटिफाई करेंगे कि टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा। तो पहले सिंपली आप सॉल्व कर लो, पर मोल ऑफ द रिएक्शन इंटरनल एनर्जी चेंज क्या आएगा, 2A गैस है प्लस 3B सॉलिड है, इससे क्या बनेगा C गैस प्लस 4D सॉलिड। डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज 300 कैलोरी पर मोल ऑफ रिएक्शन होता है। तो पर मोल ऑफ रिएक्शन में 2 मोल A के है, 3 मोल B के है, 1 मोल C का है और 4 मोल D का है। डेल्टा U कैलकुलेट करना है। चलो ठीक है, डेल्टा U कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार पर मोल ऑफ द रिएक्शन के लिए। डेल्टा U और डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Mg RT। ये कितना हो गया 300 कैलोरी पर मोल ऑफ द रिएक्शन प्लस डेल्टा Mg। प्रोडक्ट में गैस के मोल कितने हैं 1, यहाँ पे कितना है 2, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है तो -1 आ गया। R कितना है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन है, या 600 या 300, तो ये हो गया 900 इज व्हाट इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ बस दिस पर्टिकुलर रिएक्शन पर मोल। अब आपको क्या दे रखा है, A आपको दे रखा है 3 मोल और B आपको दे रखा है 4 मोल। दिस इज गिवन एज 3 मोल एंड दिस इज गिवन एज 4 मोल। दोनों रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो पहले इतना देखना पड़ेगा कि कोई लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं है, या तो दोनों एक साथ खत्म हो रहे हैं तो दोनों स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में प्रेजेंट है, और एक पहले खत्म होगा एक बाद में खत्म होगा, मतलब कि एक एक्सिस अमाउंट में है और एक लिमिटिंग अमाउंट में। तो ये रिएक्शन कितना कंप्लीट होता है, रिएक्शन जस्ट डबल कंप्लीट होता है, ट्रिपल कंप्लीट होता है, 1.5 टाइम्स कंप्लीट होता है, वो तो मोल से ही आपको पता चलेगा। लिमिटिंग अमाउंट में कोई दे रखा है क्या, मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो 3/2 इज 1.5 एंड 3/4 इज 0.75। दिस इज लेसर, दिस इज हायर, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट है ये। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो केवल आपको इसी से रिएक्शन को कंप्लीट करना है। पर मोल ऑफ द रिएक्शन हाउ मेनी मोल्स ऑफ बी वाज यूज्ड 3, और जब 3 मोल बी के यूज होते हैं तो इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन कितना आता है 900 कैलोरी पर मोल ऑफ रिएक्शन। और अब आपको कितना यूज करना है 4 मोल ऑफ बी यूज करना है, तो आंसर आ जाएगा 3 मोल जब यूज होते हैं तो इंटरनल एनर्जी चेंज कितना आता है 900। 1 मोल अगर यूज होता है तो 900/3, और 4 मोल ऑफ बी अगर आप यूज कर रहे हो तो 900/3 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा 1200 कैलोरी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर अपने पास कितना हो गया 1200 कैलोरी इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा जब अपने पास 4 मोल ऑफ बी रिएक्ट करने वाला है। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी था और इस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस पेपर्स में भी हमने कर रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी चेंज इन कैलोरी when 1 mole of an ideal monoatomic gas at 27 degree centigrade and 1 atm is compressed reversibly and adiabatically up to 32 atm। रिवर्सिबल और एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको लगातार पेपर में मिल ही रहे कि एडियाबैटिक प्रोसेस में चाहे रिवर्सिबल तरीका फॉलो करो चाहे इरिवर्सिबल तरीका फॉलो करो, दोनों तरीकों में आपको फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू कैलकुलेट करना आना चाहिए। यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है रिवर्सिबल एडियाबैटिक। रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए क्या वैलिड होता है P इंटू वी रेज़ टू पावर गामा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसी फॉर्मूले को लगा के फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इनिशियल टेम्परेचर हमें दे रखा है और क्या कैलकुलेट करना है इंटरनल एनर्जी चेंज। इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा U इज इक्वल टू कितना होता है NCV/dt। एन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस आपको गिवन है, CV आपको पता है, और dt पता करने के लिए टेम्परेचर चेंज पता करने के लिए फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना होता है। तो वो फाइनल टेम्परेचर हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। चेक कर लेते हैं क्या आंसर आता है इसका। 1 atm से 32 atm तक कंप्रेस कर रहे हैं, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जब भी आइडियल गैस को कंप्रेस किया जाता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इनिशियली टेम्परेचर कितना था 300, और थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो टेम्परेचर है वो 300 से ज़्यादा हो जाएगा।
पी वी रेस्ट टू पावर गामा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर में आपको दे रखा है, तो एन आर टी बाई पी रेस्ट टू पावर गामा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कितना हो गया, पी इंटू 1 माइनस गामा, एन आर गामा, आर गामा सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिवाइड करेंगे कांस्टेंट में तो न्यू कांस्टेंट आ जाएगा, टी रेस्ट टू पावर गामा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको और क्या कर सकते हैं, दो सिचुएशन में, P1 रेस्ट टू पावर 1 माइनस गामा एंड मल्टीप्लाइड बाय T1 रेस्ट टू पावर गामा दैट इज इक्वल टू P2 रेस्ट टू पावर 1 माइनस गामा मल्टीप्लाइड बाय T2 रेस्ट टू पावर गामा। ये कितना दे रखा है आपको, आइडियल मोनोएटॉमिक है तो गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/3, और 1 मोल गैस है उसका तो कोई यूटिलाइजेशन होगा नहीं यहाँ पे। प्रेशर आपको कितना दे रखा है 1 atm, टेम्परेचर कितना दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड 300 केल्विन, और इधर अपने पास प्रेशर आपके पास कितना है 32 atm, और टेम्परेचर फाइनल आपको कैलकुलेट करना है। सारी वैल्यूज आपके पास दे रखी है इस मैथमेटिकल इक्वेशन में, ये सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना। फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ से आएगी 1200 केल्विन, ये सब मैंने तो सॉल्व कर रखा है, 1200 केल्विन आएगी। अब आपको क्या निकालना है, इंटरनल एनर्जी चेंज, डेल्टा यू इज इक्वल टू कितना होता है एन सी वी डी टी, तो कितना हो जाएगा एन 1 मोल 3/2 आर, ये अपने पास सी वी हो गया, और डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी T1 से लेके T2 तक, तो T2 माइनस T1 1200 माइनस 300 900 आ जाएगा। आर की वैल्यू आपको दे रखी है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ जाएगा 27 कैलोरी। ये आंसर आ गया। इस पर्टिकुलर एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन में इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना आएगा 2700 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। 3A गैस दैट डिसोशिएट्स इनटू 2B गैस वाया रिवर्सिबल रिएक्शन, Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर 2 पर बार, एट व्हाट टोटल प्रेशर A इज 75% डिसोशिएटेड। मतलब A को 75% डिसोशिएट करना है, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन आपको दे रखा है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दे रखा है, इतना आइडेंटिफाई करना है कि जब ये 75% डिसोशिएट होता है तो कंटेनर में टोटल प्रेशर क्या होगा। इक्वेशन भी बहुत ही सिंपल है। अब टोटल प्रेशर क्या होगा बेटा, प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B, और इंडिविजुअल प्रेशर को क्या बोला जाता है, पार्शियल प्रेशर। तो A और B का जो भी पार्शियल प्रेशर होगा उसका सम कर दो तो वो अपने पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। A और B का इंडिविजुअली पार्शियल प्रेशर हम कैसे निकाल सकते हैं, 3A से 2B बन रहा है और Kp इज इक्वल टू 2 पर बार, अल्फा आपको दे रखा है 75% विच इज इक्वल टू 0.75। क्या कैलकुलेट करना है कि जब इक्विलिब्रियम सेटल होता है, जिस समय पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.75 आ रहा है, उस समय पे इस पर्टिकुलर कंटेनर का टोटल प्रेशर क्या होगा। अब टोटल प्रेशर क्या होगा ये आपको आइडेंटिफाई करना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की टर्म में Kp का एक एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। टोटल प्रेशर क्या होगा, या तो आप इस तरीके से अप्रोच कर लो कि A के इनिशियल इतना प्रेशर है, लेट अस से कि P इज द इनिशियल प्रेशर ऑफ A। अब P के इनिशियल प्रेशर में बाकी अपने पास वॉल्यूम और टेम्परेचर ये सब कांस्टेंट होता ही है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, जितने नंबर ऑफ मोल डिसोशिएट होंगे उसी के हिसाब से प्रेशर अपने पास कम हो जाएगा। तो प्रेशर की टर्म में आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हो, या नंबर ऑफ मोल की टर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रेशर की टर्म में कैसे सॉल्व करेंगे कि इसका इनिशियली P प्रेशर है, तो जितने भी इसके मोल डिसोशिएट होंगे उसके हिसाब से इसका प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज होगा 75%, तो P का 75% कितना होता है 0.75 P, 0.75 P इसका प्रेशर कम हो जाएगा, तो इसका प्रेशर कितना हो जाएगा 0.25 P, और इसका प्रेशर कितना बनेगा वो आप मोल या स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो से निकाल लो। दोनों का प्रेशर आपको पता है, Kp का एक्सप्रेशन लिखो, Kp का एक्सप्रेशन लिखने से अपने पास मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगा और P का वैल्यू आ जाएगा, P इज व्हाट इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस A। अब इसके बाद और क्या कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम की बात है और टोटल प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है, तो दोनों का इक्विलिब्रियम प्रेशर P की टर्म में आपको पता है, दोनों के इक्विलिब्रियम प्रेशर का सम करो और उसमें P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आंसर आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि प्रेशर की टर्म में इसे सॉल्व कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल की टर्म में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेट अस से कि इसका इनिशियल प्रेशर कितना था P, तो ये कितना होगा बेटा 0। टाइम t इक्वल टू टी पे जब ये 75% डिसोशिएट होता है तो इसके मोल 75% कम हो जाएंगे, तो इसका प्रेशर भी 75% कम हो जाएगा, तो P में से 0.75 P प्रेशर यहाँ पे कम हो जाएगा, तो इसका कितना प्रेशर होगा 0.25 P। 3 से कितना बनता है 2, तो 1 से कितना बनेगा 2/3, तो 0.75 2
P प्रेशर इसका कम होगा तो इसके उतने मोल फॉर्मेशन होंगे, इसका प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, 2/3 इंटू 0.75 P कितना हो जाएगा ये 0.5 P। इक्विलिब्रियम पे A और B दोनों गैसेस के प्रेशर आपको पता है, इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ B raised to power 2 divided by partial pressure of A raised to power 3 that is equal to 2। 0.5 into 0.5 into P square divided by P cube होगा, नीचे एक P आ जाएगा अपने पास, 0.5 into 0.5 into 0.5 that is equal to 2 2 तो P इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 0.25 होता है, 1/4 होता है, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 हो जाएगा। तो इससे आपको क्या पता चल गया कि इनिशियली अपने पास ए गैस का प्रेशर कितना था 8 ATM या 8 बार है, सॉरी यहाँ पे बार में आ रहा है सब कुछ। अब इसके बाद आप देखो कि इनिशियली ए का प्रेशर तो आपने निकाल लिया, लेकिन कैलकुलेट क्या करना है, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम व्हेन ए इज 75% डिसोशिएटेड। तो टोटल प्रेशर अपने पास क्या है, 0.25 P is the pressure of A and 0.5 P is the pressure of B। 0.75 P है तो 0.75 P कितना होता है बेटा 8, ये होता है 3/4। तो टोटल प्रेशर व्हेन A is 75% डिसोशिएटेड व्हेन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 2 पर बार, उस समय पे टोटल प्रेशर अपने पास कितना आ गया 6 बार या 6 ATM। वैसे बार में आपको दे रखा तो आंसर भी किस में आएगा, बार में। ये क्वेश्चन भी इजीली डिस्कस हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड था। 6 बार इज द टोटल प्रेशर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आ गया, IUPAC नोमेनक्लेचर। इजी सा क्वेश्चन आपको दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज करेक्ट IUPAC नोमेनक्लेचर। तो स्ट्रक्चर भी बना के दे रखी है, IUPAC नोमेनक्लेचर भी दे रखा है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। ऐसा क्वेश्चन हम कैसे अप्रोच करते हैं कि जो भी इन्होंने नोमेनक्लेचर यहाँ पे दे रखा है, अच्छा इसमें तो स्ट्रक्चर बना के दे ही रखी है, तो स्ट्रक्चर भी दे रखी है तो इजीली चेक कर लेंगे, हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, वरना क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट कैसे आता है कि एक IUPAC नोमेनक्लेचर आपको दिया जाता है और आइडेंटिफाई करने के लिए बोलते हैं कि ये IUPAC नोमेनक्लेचर सही है या नहीं है। तो क्या करना होता है कि जो भी अपने पास IUPAC नेम आपको दे रखा है, इस IUPAC नेम से एक करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अब ये जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गई, इसका फिर हम अपने हिसाब से IUPAC के रूल्स को फॉलो करके नेम लिखते हैं। अगर आपने जो नेम लिखा है और जो क्वेश्चन में नेम दे रखा है दोनों मैच करते हैं, इसका मतलब कि करेक्ट IUPAC नेम था, और अगर दोनों मैच नहीं करते हैं तो इनकरेक्ट IUPAC नेम था। यहाँ पे तो आपको स्ट्रक्चर भी दे रखा है, नेम भी दे रखा है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहली स्ट्रक्चर आप देखिए, चारों ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा, 1 2 3 4 कार्बन है, एस्टर है बेटा। तो एस्टर में ये कार्बन से कनेक्टेड अपने पास प्रिंसिपल कार्बन चेन होता है, ऑक्सीजन से कनेक्टेड ये अल्काइल ग्रुप होता है। एस्टर में सबसे पहले अल्काइल ग्रुप का नाम आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एथाइल, और 4 कार्बन का एस्टर है ब्यूटेनॉइट, यही नाम आपको दे रखा है। तो फर्स्ट तो करेक्ट हो गया। सेकंड पे आ जाओ, 1 2 3 4 नंबरिंग इधर से होना चाहिए बेटा, फंक्शनल ग्रुप की साइड से। टोटल 4 कार्बन की एटम की चेन है, तो सब्सटेंट कितना हो गया 3 मिथाइल और ब्यूटेन 2ऑल। इन्होंने क्या दे रखा है 2 मिथाइल ब्यूटेन 3ऑल, गलत हो गया बेटा, ये 1 कार्बन 2 कार्बन कीटोन है, कीटोन ये प्रिंसिपल कार्बन चेन हो गया। किधर से भी आप इसका नंबरिंग करो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को तो 3 मिलेगा, तो आप इधर से करो ताकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बाद सब्सटेंट को भी कम नंबरिंग मिले। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन 3ऑन, 2 मिथाइल पेंटेन 3ऑन, ये करेक्ट दे रखा है। और लास्ट में एल्डिहाइड स्ट्रक्चर है, टोटल 4 कार्बन एटम का चेन है, एल्डिहाइड 1 2 3, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबरिंग मिलना चाहिए। तो 4 कार्बन का एल्डिहाइड है, क्या बोलेंगे इसको ब्यूटेनल, और सब्स्टिट्यूएंट क्या लगा हुआ है 3 पे मिथाइल है, 3 मिथाइल ब्यूटेनल, 3 मिथाइल ब्यूटेनल, ये भी आपको दे रखा है। मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस हैं, और करेक्ट ऑप्शंस अपने पास कौन कौन से हैं 1 3 4। सेकंड ऑप्शन में जो IUPAC नेम दे रखा था ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, मल्टीपल ऑप्शंस में भी करेक्ट, और कुछ स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं GOC से रिलेटेड और आइसोमेरिज्म से रिलेटेड। फर्स्ट अपने पास क्या है CO2 Na+ एंड AlCl3 ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल, तो ये गलत हो गया। CO2 इलेक्ट्रोफाइल है, काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शंस में आपको CO2 इलेक्ट्रोफाइल मिलता है।
AlCl3 लुईस एसिड होता है। लुईस एसिड का काम ही क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसको इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हैं। तो CO2 AlCl3 ये दोनों तो इलेक्ट्रोफाइल है, Na+ इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। वैसे भी Na+ कोई कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन तो करता नहीं। Na+ तो क्या करता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सोडियम Na+ बन जाता है। अब Na+ बन गया, ये किसी एनाइन के साथ मिलकर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा बेसिकली। लेकिन ऐसा नहीं है कि Na+ अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस से चाहता है, किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके उसके साथ कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है, ऐसा बिल्कुल होता ही नहीं है। तो Na+ इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड अपने पास क्या है, फर्स्ट गलत हो गया, F- Cl- Br- I-, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है एक्वस मीडियम में। एक्वस मीडियम में क्या होगा कि एनाइंस एक्वस मीडियम में वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एस्टेब्लिश करेंगे, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एस्टेब्लिश होने से क्या होगा, एनाइन का सॉल्वेशन होगा। जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा, एनाइन का जो हाइड्रेटेड साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। हाइड्रेटेड साइज इंक्रीज होने से इसकी मोबिलिटी कम होगी, मोबिलिटी कम होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। तो सबसे ज्यादा सॉल्वेशन किसका हो सकता है, इसका। जिसकी एक्चुअल साइज सबसे छोटी होती है उसी का सॉल्वेशन सबसे ज़्यादा होगा, उसी की सॉल्वेटेड साइज सबसे ज़्यादा आएगी। यहाँ पे उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड साइज। और हाइड्रेटेड साइज अगर ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, कम, क्योंकि इसको चलने फिरने में परेशानी होगी। तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका होगा, I- का एक्वस मीडियम में। सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 3 पे आ जाओ। एक स्ट्रक्चर बना के दे रखा है, दिस हैज नो काइरल सेंटर, तो ये भी बिल्कुल गलत है, इसमें काइरल सेंटर तो दिख ही रहा है। Br यहाँ पे क्या है, Cl, और ये आप देख लो। इधर जाएंगे sp3 कार्बन है, इधर sp2 कार्बन है, इधर क्या है, क्लोरीन है, और इधर एक ऐसा कार्बन है जिससे ब्रोमीन अटैच्ड है। तो इस पर्टिकुलर कार्बन के अबाउट जो चारों ग्रुप अटैच्ड है वो चारों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट है। कोई भी sp3 कार्बन जहां पे चार ग्रुप डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं वहां पे काइरल सेंटर मतलब कि काइरल कार्बन तो प्रेजेंट है। और कुछ न्यूमैन प्रोजेक्शन में दो स्ट्रक्चर बना के दे रखी है, फोर्थ ऑप्शन में आइडेंटिफाई करना है कि ये दोनों चेन आइसोमर हैं या नहीं है। न्यूमैन प्रोजेक्शन में बना के दे रखा है। तो सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है कैलकुलेट करो। प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स अगर कम ज़्यादा हो जाएंगे तो दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में रिलेशनशिप क्या आएगा, चेन आइसोमर। तो देख लेते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन में जो फ्रंट कार्बन है वो डॉट से रिप्रेजेंट होता है, जो बैक कार्बन है वो सर्कल से रिप्रेजेंट होता है। डॉट कार्बन और सर्कल कार्बन दोनों में कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड तो होता ही है। तो फ्रंट इज कनेक्टेड टू वन कार्बन, इथाइल इज टू कार्बन एंड मिथाइल, दैट मीन्स वन कार्बन, रेस्ट ऑल आर हाइड्रोजन आइटम्स। 5 कार्बन आइटम का चेन है। सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या है, डॉट कार्बन इज कनेक्टेड टू कार्बन कार्बन एंड हाइड्रोजन, और बैक कार्बन इज कनेक्टेड टू कार्बन कार्बन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे 4 कार्बन आइटम का चेन है, तो ये कौन सा आइसोमर हो गया, चेन आइसोमर। तो इसका फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 2, 3 एंड 4। तो ये तो इजी से क्वेश्चन है, जीओसी से रिलेटेड था, और थोड़ा बहुत आइसोमरिज्म का एप्लीकेशन भी यहाँ पे है। सारे स्टेटमेंट बहुत इजीली देख सकते थे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड और फोर्थ हो जाएगा, थर्ड आंसर नहीं है, क्योंकि थर्ड में क्या बोला है कि यहाँ पे कोई काइरल सेंटर नहीं है, काइरल कार्बन नहीं है, लेकिन यहाँ काइरल कार्बन प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जीओसी से रिलेटेड है। सारे ऑप्शंस आपको 1 बाय 1 देखने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आप देखिए। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको दे रखा है, और ये आपको देखते से ही पता चल जाएगा कि इनकरेक्ट ऑर्डर है। 1 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री फ्री रेडिकल, ऐसा इन्होंने बोल रखा है, विच इज वेरी इनकरेक्ट। फ्री रेडिकल में स्टेबिलिटी का ऑर्डर अपने पास कहां से आ सकता है, सबसे पहली बात तो रेजोनेंस है, तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। और अगर रेजोनेंस नहीं है तो रेजोनेंस के बाद फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी में आपको क्या चेक करना पड़ेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, और स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल का उतना ही ज्यादा होगा। तो दिस फ्री रेडिकल, दिस 2 डिग्री फ्री रेडिकल शुड बी मोर स्टेबल। सेकंड पे आ जाओ, एसिडिक स्ट्रेंथ।
तो फॉर्मिक एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो एसिटिक एसिड से ज़्यादा है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन का कुछ लगता नहीं है, CH3 क्या लगाएगा, प्लस आई। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना ज़्यादा अटैच्ड कर रखा है एसिडिक ग्रुप पे, तो एसिडिक ग्रुप का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट किसका हो सकता है, प्लस आई का हो सकता है, प्लस एम का हो सकता है, प्लस HC का हो सकता है। बॉन्ड लेंथ P ग्रेटर देन Q, तो P इज इंडिकेटेड बाय सिंगल बॉन्ड, Q इज इंडिकेटेड बाय डबल बॉन्ड, और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है P ग्रेटर देन Q। एकदम सही है ये। कईयों को लग रहा होगा कि सर यहाँ तो रेजोनेंस है, और रेजोनेंस होगा तो क्या होगा कि कार्बन सिंगल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, कार्बन डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, तो P और Q में जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ है ये एग्जैक्टली इक्वल आना चाहिए। बिल्कुल गलत है बेटा, ये पार्शियल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा लेकिन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि इसके अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपने क्या किया, ये बना दी इसकी अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब आपने क्या सोचा कि P वाले बॉन्ड पर फोकस करो, पहले ये सिंगल था, अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डबल हो गया, तो इस बॉन्ड का जो ऑर्डर है इसका एवरेज क्या आएगा, 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज व्हाट 1.5, 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 और 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, दोनों बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या आपने सोचा 1.5। अगेन ये भी इनकरेक्ट है। ऐसा बॉन्ड एवरेज आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपको एवरेज लेना है तो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी पे, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कंट्रीब्यूशन पे ध्यान देना है। इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कंट्रीब्यूशन से, इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के एवरेज से क्या बनता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड में इन दोनों का कंट्रीब्यूशन अगर इक्वल है तो इस तरीके से आप एवरेज लेके दोनों बॉन्ड का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1.5 कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन दोनों की स्टेबिलिटी इक्वल नहीं है, दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। कंट्रीब्यूशन ज़्यादा किसका होगा, जो ज़्यादा स्टेबल है, फर्स्ट वाले का। तो फर्स्ट वाले का जो रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा तो एवरेज भी इसी से आपका आ जाएगा। मतलब दिस बॉन्ड विल हैव डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड दिस बॉन्ड विल हैव सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। सिंगल का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो एग्जैक्टली 1.0 होता है, और थोड़ा पार्शियल डबल की तरफ जाएगा तो ज़्यादा इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1.1। इसका डबल पे 2.0 होता है, रिड्यूस होगा रेजोनेंस की वजह से तो कितना हो जाएगा, 1.9 के करीब हो जाएगा। ये अपने पास यहाँ पे रेजोनेंस का इम्पैक्ट है। लेकिन अगर यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता तो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में इक्वली होता, फिर यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है एग्जैक्टली रिड्यूस होकर 1.5 तक आता, और ये जो सिंगल बॉन्ड है ये एग्जैक्टली इंक्रीज होकर 1.5 तक आता। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, जो ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वहीं से आप अपने आंसर कैलकुलेट कर लो। तो P वाला सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है और Q वाला डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा ही होगा। और लास्ट में बेंजीन का रेजोनेंस है फिनॉल से ज़्यादा है, रेजोनेंस एनर्जी बिल्कुल गलत है। बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी फिनॉल से ज़्यादा दे रखी है। तो बेंजीन में तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस होता है, फिनॉल में क्या होगा, बेंजीन के 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ OH के लोन पेयर भी रेजोनेंस करेंगे। जितना ज़्यादा रेजोनेंस है उतनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी है। तो बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा नहीं होगी, फिनॉल की रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो करेक्ट ऑप्शन अपने पास कौन सा आ गया, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। Molecules in which hybrid orbitals of central atom which forms bond, molecules in which any hybrid orbitals of central atom which forms bond contains s character less than 25%, less than 25% s character होना चाहिए, ऐसा मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई करना है। तो लेस देन 25%, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, PCl5 है, H2O है, NH3 है, NO3 माइनस। NO3 माइनस का तो आपको स्ट्रक्चर ही पता है, 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड, दैट मीन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड, नो लॉन पेयर, कोई लॉन पेयर नहीं है, मतलब 3 + 0 है। sp2 में परसेंटेज इस कैरेक्टर कितना होगा बेटा, 1/3, 33%। और आपको कितना चाहिए, लेस देन 25%। एग्जैक्टली 25 भी आपको नहीं चाहिए। sp में कितना होता है बेटा, 50% एस कैरेक्टर, sp3 में कितना होगा, 25% एस कैरेक्टर, sp3d में कितना होगा, 1/5, 20% एस कैरेक्टर। तो कुछ ऐसा सिचुएशन आपको चाहिए, sp3d, sp3d2 और sp3d3, इन सब में परसेंटेज एस कैरेक्टर 25% से कम ही आएगा। तो पहला ऑप्शन तो आंसर हो गया, फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर नहीं है। फिर आप क्या बोलोगे कि सर वाटर में और अमोनिया में, या बना देता हूं,
अमोनिया में 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लॉन पेयर है। वाटर में 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लॉन पेयर है। तो 3 + 1 और 2 + 2 बोथ आर 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज में ये जो नाइट्रोजन एटम है या ऑक्सीजन एटम है, इन्होंने टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रखे हैं और हर किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या है? sp3। हर किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज s कैरेक्टर कितना है? 25। तो आपको क्या लगेगा कि सर सेकंड और थर्ड में आंसर नहीं होगा, तो बिल्कुल गलत है। सेकंड और थर्ड यहाँ पे आंसर है। यहाँ पे 25% एस कैरेक्टर नहीं है, 25% से थोड़ा सा कम एस कैरेक्टर होगा। किसके बारे में पूछा था? बॉन्ड पेयर के बारे में। तो बेंट रूल याद दिला देता हूँ। एक फंडा आता है कि जब भी अपने पास इस तरीके से अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है, अनसिमेट्रिकल का मतलब है कि सारे के सारे बॉन्ड पेयर यहाँ पे सेम नहीं है। 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लॉन पेयर आ गया। टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एनवायरमेंट सेम नहीं है। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से तो क्या बन रहा है? बॉन्ड बन रहा है। 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल से क्या? लॉन पेयर वहाँ पे बैठा है बेसिकली। तो जो लॉन पेयर होता है, सेंट्रल एटम अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल से या तो बॉन्ड बना सकता है या लॉन पेयर को रख सकता है। तो सेंट्रल एटम जब अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफर करता है इन सब के लिए, तो जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल में लॉन पेयर रहता है ना, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है? ज़्यादा होता है। अगर इस लॉन पेयर वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल का परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो 25 से ज़्यादा होगा तो कितना होगा? लेट अस से कि 26, 27 होगा। अगर यहाँ पे परसेंटेजेस कैरेक्टर कम आएगा, यहाँ पे परसेंटेजेस कैरेक्टर अगर ज़्यादा आएगा तो बॉन्ड पेयर का जो परसेंटेजेस कैरेक्टर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। 25 से कम होके कितना हो जाएगा? लेट अस से कि 24, 23% एस कैरेक्टर हो जाएगा। तो सेम सिचुएशन है, लॉन पेयर विल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, देयरफॉर बॉन्ड पेयर विल कंटेन लोअर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, 25 से कम ही होगा। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये तीनों आंसर होंगे। ऐसा नहीं है कि केवल फर्स्ट ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर इक्वल और लेस देन 1। और स्पीशीज आपको क्या दे रखी है? डाई एटॉमिक स्पीशीज हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिखना हमें आता है। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर। हर किसी का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना, जहां पर भी इक्वल टू और लेस देन 1 आ रहा है वो अपना आंसर है। तो ये तो मुश्किल से 30 सेकंड का क्वेश्चन हो गया। स्पीशीज आपको क्या दे रखी है? H2+, C2, O2+ और B2। इन चारों स्पीशीज में कौन सी ऐसी स्पीशीज हो सकती है जहां पर बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू और लेस देन 1 है? H2+, C2+, O2, H2+, C2, O2+, B2। H2+ बॉन्ड ऑर्डर आएगा हाफ, मैं सीधा ही बॉन्ड ऑर्डर यहां पे लिख रहा हूं। C2 बॉन्ड ऑर्डर आता है 2.0, O2+ 2 होता है, एक और हटा दिया 2.5 होता है, और B2 बॉन्ड ऑर्डर इसका आएगा 1.0। तो A और D आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द आंसर वेयर बॉन्ड ऑर्डर इज आइदर लेस देन 1 और इक्वल टू 1। तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी था, इसमें तो ऐसे ही स्कोर हो जाता। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द ऑर्डर विच इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। तो ये अगेन पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन है। 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, चारों स्टेटमेंट में कुछ स्पीशीज के ऑर्डर आपको दे रखे हैं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, और ये ऑर्डर आपको देखना है कि सही है या नहीं है, किस हिसाब से देखना है। इसके सामने प्रॉपर्टी इंडिकेट करके रखा है। तो कौन कौन सा है अपने पास? इंक्रीजिंग आयनिक साइज है, इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैग्नीट्यूड ओनली, और इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियस आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इन तीनों का अगर पीरियोडिसिटी आपको पता है तो ये क्वेश्चन इजीली होगा। पेपर तो बहुत ही इजी है और क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सारे के सारे सेम टाइप के ही आ रहे हैं। फर्स्ट, इंक्रीजिंग आयनिक साइज, Al3+ से बड़ा है Mg2+, फिर कौन हो जाएगा? Na+, फिर फ्लोरीन माइनस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है बेटा, ये हर किसी में 10 इलेक्ट्रॉन है, और जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज होता है तो उसमें जितना ज़्यादा एनाइनिक चार्ज प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा आयनिक साइज होता है, और कैटाइनिक चार्ज जितना ज़्यादा प्रेजेंट होगा उसकी जो साइज है उतनी ही कम हो जाती है। तो इसका साइज लोएस्ट होना चाहिए और फ्लोरीन माइनस का साइज हाईएस्ट होना चाहिए। फर्स्ट इज करेक्ट, इंक्रीजिंग आयनिक साइज। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, this is your order for first ionization enthalpy, IE1.
लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू इंक्रीज होता है, तो लेफ्ट टू राइट जा रहा है इंक्रीज हो रहा है। एक्सेप्शन कहाँ आता है बेटा? P3 और P4 में। नाइट्रोजन हैज अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ P3 विच इज हाफ फिल्ड विच इज स्लाइटली स्टेबल। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, तो नाइट्रोजन में से अगर आप इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करोगे, आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है। कितना ज़्यादा प्रोवाइड करना होता है? केवल एक कदम आगे, ऑक्सीजन से ज़्यादा। तो करेक्ट ऑर्डर क्या आना चाहिए? इन्होंने ऑर्डर गलत दे रखा है। अगला क्या है? आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन। दिस इज योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑर्डर विच इज मैग्नीट्यूड ओनली। तो जब आइसोलेटेड गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो यूजुअली यहाँ से एनर्जी रिलीज होता है। जितना भी एनर्जी रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और एनर्जी कितना रिलीज हो रहा है उसके सामने जो नेगेटिव लगाना ही पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पे ऑर्डर कैलकुलेट नहीं करना है, केवल मैग्नीट्यूड की बात करनी है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होनी चाहिए? फ्लोरीन की। अगेन यहाँ पे एक ही एक्सेप्शन आता है कि 2p सीरीज और 3p सीरीज में जो 2p सीरीज है इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 3p सीरीज से क्या होता है? कम होता है। 3p सीरीज का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होता है। मैग्नीट्यूड वाइज पूरी पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन एटम ऐसा है जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? फ्लोरीन की। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या मैग्नीट्यूड ओनली में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका ज्यादा होता है? क्लोरीन का। तो आंसर आपको यही दे रखा है कि क्लोरीन फ्लोरीन से पहले आ गया। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा मैग्नीट्यूड के हिसाब से, फिर फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ पे आ जाओ। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक रेडियस, बिल्कुल सही बात है। टॉप टू बॉटम अगर जाता है तो मेटेलिक रेडियस इंक्रीज करता है। मेटल से तो मेटेलिक रेडियस के हिसाब से इनका एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट किया गया होगा। लिथियम से बड़ा साइज किसका होगा? सोडियम का। सोडियम से बड़ा साइज पोटेशियम का। पोटेशियम से बड़ा साइज रुबिडियम का। और एग्जैक्टली यही ऑर्डर दे रखा है। तो आंसर कौन सा हो गया? 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। 1, 2, 3, 4, 6-7 क्वेश्चन और हैं। अगले क्वेश्चन में एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं। सारे स्टेटमेंट आपको चेक करने पड़ेंगे। तो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस टाइप जो भी क्वेश्चंस हैं इनमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इनके ऑप्शंस बहुत इजी दे रखे हैं। आप सारे ऑप्शंस को अच्छे से चेक कर सकते हो कि सही है या गलत है। सिमिलरली नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं और सभी स्टेटमेंट से कुछ ना कुछ फॉर्मूला आपको याद आएगा। तो ये तो बेसिकली रिवाइज करने के लिए हो रहा है, बाकी इसमें एज सच कुछ अलग से क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं गया है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग आपको नहीं लगाना है। एनर्जी ऑफ फोटोन्स हैविंग 62 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होता है? hc बाई लैम्डा h न्यू, या इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो 12,400 डिवाइडेड बाई 22 एंगस्ट्रॉम, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस पर्टिकुलर फोटोन का एनर्जी होगा। पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड, वेलोसिटी, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट 3 बोहर ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 2:3:6। वेलोसिटी फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इनकी वेलोसिटी का रेशियो दे रखा है 2:3:6। तो ये तो गलत ही लग रहा है। वेलोसिटी का रेशियो कितना आएगा बेटा? z/n होता है, z की वैल्यू सेम हो 1/n के बराबर आएगा। तो ये रेशो आना चाहिए। अगर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6:3:2 आना चाहिए, 2:3:6 नहीं आना चाहिए। रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर एनी ऑर्बिट इन हीलियम प्लस। हीलियम प्लस मतलब बोहर एटम, किसी भी ऑर्बिट की बात की जा सकती है। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या दे रखा है? 1:1:2। तो एकदम सही है बेटा। टोटल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, और यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होता है वो पोटेंशियल एनर्जी का जस्ट हाफ होता है। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होता है, टोटल एनर्जी नेगेटिव में होता है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में होता है। तो अगर आप इसका साइन के साथ इक्वलाइजेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे एक नेगेटिव लगा दो। बाकी ये 1 टाइम है, ये 1 टाइम है, तो ये कितना होगा? हाफ टाइम। डबल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2:2:1 इस तरीके से आ सकता है। सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है ना। हाँ, तो 1:1 बेसिकली हाफ है, तो बेसिक पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली कितना आ जाएगा? डबल आ जाएगा।
कितना आ जाएगा 1:1:2 होगा। ये गलत लिख रखा है, 1:1:2 होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का हाफ करेंगे तभी टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कम है। तो सेकंड ऑप्शन भी आपको सही दे रखा है, सॉरी थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में क्या है, रेशियो ऑफ टाइम ऑफ वन रेवोल्यूशन of electron in first 3 Bohr orbit of hydrogen atom is 1:8:27। रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ वन रेवोल्यूशन, मतलब टाइम पीरियड की बात की है। टाइम पीरियड आपके पास किसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन किसके प्रोपोर्शनल होता है, z/n³/z² के। तो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन किसके प्रोपोर्शनल होगा, n³/z²। सेम एटम है तो z अपने पास कॉमन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो 1³ 2³ एंड 3³, 1:8:27। इसका फोर्थ ऑप्शन भी सही है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ तीन ऑप्शन यहाँ पे सही है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। और इसमें जो सारी प्रोसेस आपको दे रखी है, मेल्टिंग ऑफ आइस के लिए दे रखी है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के लिए दे रखा है, मतलब कि फेज चेंज का प्रोसेस आपको दे रखा है, और इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्पॉन्टेनियस है एट गिवन कंडीशन। तो फेज चेंज के बारे में आपको क्या पता है कि फेज चेंज के लिए कम से कम आइस के लिए तो आपको पता है कि क्या मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, क्या बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, और एक्सटर्नल प्रेशर तो कितना होता है, 1 atm ही होता है। तो ये जो भी अपने पास फेज चेंज की कंडीशन होती है, फेज चेंज पे कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होता है, ठीक है। और अगर आप यहां से कंडीशंस को चेंज करोगे तो इस इक्विलिब्रियम का या तो फॉरवर्ड मूवमेंट ज्यादा होगा या बैकवर्ड मूवमेंट ज्यादा होगा। बैकवर्ड मूवमेंट ज्यादा होगा नॉन स्पॉन्टेनियस, फॉरवर्ड मूवमेंट अगर ज्यादा होगा स्पॉन्टेनियस। तो आपको केवल ये चेक करना है कि इक्विलिब्रियम कंडीशंस जो होती है ना, उसके अलावा यहाँ पे जो आपको कंडीशंस दे रखी हैं, क्या ये कंडीशंस फॉरवर्ड मूवमेंट को सपोर्ट करती है या बैकवर्ड मूवमेंट को सपोर्ट करती है। तो थोड़ा बहुत थर्मोडाइनेमिक्स का रोल है और थोड़ा बहुत ली-चाटलियर प्रिंसिपल। ली-चाटलियर प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम में कि व्हाट आर फेवरेबल कंडीशंस फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो देख लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आइस मेल्ट कर रहा है। तो बेटा इक्विलिब्रियम कब एस्टेब्लिश होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन 1 atm पे तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। और अब अगर यहाँ पे हम कंडीशंस को चेंज करेंगे तो या तो फॉरवर्ड मूवमेंट ज़्यादा हो सकता है या बैकवर्ड मूवमेंट ज़्यादा हो सकता है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, सॉलिड को लिक्विड तक मेल्ट कर रहे हैं, मतलब इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, तो टेम्परेचर आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, एंडोथर्मिक है। और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, ये दोनों फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। तो टेम्परेचर या तो आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा कर दो या प्रेशर 1 atm से ज़्यादा कर दो या दोनों को एक साथ अप्लाई कर दो। इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने टेम्परेचर को 273 ही रखा है और प्रेशर कितना कर दिया 2 atm। तो हाई प्रेशर पे भी इसका फॉरवर्ड मूवमेंट होगा, मतलब ये स्पॉन्टेनियस है, और यहाँ पे हाफ atm है तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। बॉइलिंग की कंडीशन है थर्ड और फोर्थ में, तो लिक्विड से कहाँ जा रहे हैं अपन, गैस। 373 केल्विन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉईल करता है अगेंस्ट 1 atm प्रेशर। देख लो बेटा, लिक्विड से गैस अगर जाना है मतलब इसको क्या करना है, एनर्जी प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। कितनी एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन डेल्टा एच ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज पॉजिटिव। लिक्विड से गैस ले जाना है, मॉलिक्यूल्स को दूर करना है, तो एनर्जी तो देना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। एंडोथर्मिक प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए, फॉरवर्ड मूवमेंट करवाने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है। तो हाई टेम्परेचर एक फेवरेबल कंडीशन हो गया, लिक्विड से गैस बन रहा है, प्रेशर सामने की तरफ ज़्यादा हो रहा है, तो बेसिकली प्रेशर आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, तब इसका फॉरवर्ड मूवमेंट ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू ली-चाटलियर प्रिंसिपल। ली-चाटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो भी चेंज आप कर रहे हो किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम पे, तो केमिकल इक्विलिब्रियम उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिससे कि वो चेंज का इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाए, या उस चेंज का जो इफेक्ट है उसको कंपनसेट किया जा सके। तो प्रेशर अगर डिक्रीज करेंगे तो ये तो अपना क्या है, चेंज है, इसका इफेक्ट क्या होगा कि ये पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम उसी डायरेक्शन में डिस्टर्ब होगा जहां पर इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाए। तो प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो ये कहाँ जाने की कोशिश करेगा, प्रेशर इंक्रीज करने की डायरेक्शन में। प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज होने की डायरेक्शन में ये शिफ्ट होगा। प्रेशर इंक्रीज कहाँ हो रहा है, जहां पे नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस इंक्रीज होते हैं, तो फॉरवर्ड मूवमेंट।
हाई टेम्परेचर लो प्रेशर इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर बॉइलिंग ऑफ वाटर। टेम्परेचर इन्होंने 373 केल्विन ही दे रखा है थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में, टेम्परेचर चेंज करके यहाँ पे कुछ किया नहीं जा रहा है। और प्रेशर हाफ एटीएम एंड 2 एटीएम, तो हाफ एटीएम और 2 एटीएम, लो प्रेशर इज फेवरेबल कंडीशन, तो थर्ड इज करेक्ट, फोर्थ इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 1 और 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एस्टर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। एस्टर का फर्स्ट होमोलोगस सीरीज का मेंबर आपको बनाना, तो कितने कार्बन एटम का रिक्वायरमेंट होगा? मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। एस्टर फंक्शनल ग्रुप अगर आपको आता है तो 5 सेकंड का आंसर है बेटा, ये एस्टर होता है। आप क्या करोगे, यहाँ हाइड्रोजन कनेक्ट करोगे, क्योंकि ऑलरेडी प्रिंसिपल कार्बन चेन में एक एटम है, तो 1 कार्बन एटम का क्या प्रिंसिपल कार्बन चेन नहीं होता है क्या? बिल्कुल होता है। क्या 1 कार्बन एटम का एस्टर नहीं होता है क्या? होता ही है। 1 कार्बन एटम का जो एस्टर होता है उसका नाम क्या होता है? मीथेनॉइड। तो प्रिंसिपल कार्बन चेन एटम में मिनिमम कितना कर सकते हैं? 1 कार्बन एटम प्रिंसिपल कार्बन चेन में। और यहाँ पे भी आपने लालच के चक्कर में अगर हाइड्रोजन अटैच कर दिया तो ये एस्टर नहीं होगा, ये क्या होगा? एसिड होगा। एसिड आपको नहीं बनाना, एस्टर बनाना है। एस्टर बनाने के लिए ऑप्शंस है, अल्काइल ग्रुप कनेक्ट करना ही होता है। तो मिनिमम अल्काइल ग्रुप कितने कार्बन का हो सकता है? 1 कार्बन का, मिथाइल। तो उसका नाम क्या होगा बेटा? मिथाइल मीथेनॉइड। और मिनिमम 2 कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट होमोलॉग ऑफ एस्टर। और ये अपना फर्स्ट होमोलॉग एस्टर का है, IUPAC नेम भी इसका लिख दिया है। तो उसमें कितने कार्बन एटम की रिक्वायरमेंट होगी? 2। अगला, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक स्ट्रक्चर बना के दे रखा है जिसमें वेस्ट डैश प्रोजेक्शन में एटम्स आपको दे रखे हैं। इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करना है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा। वेस्ट डैश प्रोजेक्शन में आपको दे रखा है, हर किसी काइरल कार्बन पे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन R और S कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। या तो आप चाहे तो वेस्ट डैश कॉन्फ़िगरेशन से ही R और S कैलकुलेट कर लो, ठीक है, या आप चाहो तो इस वेस्ट डैश कॉन्फ़िगरेशन को फिशर प्रोजेक्शन में चेंज करके और फिर फिशर प्रोजेक्शन में R और S कैलकुलेट कर लो। आंसर दोनों तरीके से इजीली आ जाएगा। R और S कैलकुलेट करना आपको आता है। यहाँ पे अपने पास ये काइरल कार्बन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है बेटा, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन आता है उसको आपको क्या बोलना पड़ेगा? 2। और इधर से जो कॉन्फ़िगरेशन आता है उसको क्या बोलना पड़ेगा? 3। करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा? 2R 3S। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक इन एक्वस मीडियम। तो अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखे हैं, बेसिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। तो बेसिक मतलब क्या हो गया? लॉन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज। तो अपने पास बेसिक स्ट्रेंथ में कौन सी स्पीशीज आती है? अमाइंस। अमाइंस स्पीशीज आपको दे रखी है, बेसिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है। बेसिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में लॉन पेयर डोनेटिंग एटम कौन सा है। यूजुअली नाइट्रोजन एटम ही मिलेगा। नाइट्रोजन एटम के पास लॉन पेयर होते हैं। इन लॉन पेयर को जितना इजीली H+ को डोनेट किया जा सकता है, बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। अब नाइट्रोजन पे लॉन पेयर 2 टाइप के हो सकते हैं, लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड लॉन पेयर ज़्यादा बेसिक होता है इन कंपेरिजन टू डीलोकलाइज्ड। अब मान लो कि लोकलाइज्ड लॉन पेयर है, नाइट्रोजन एटम है, इसके आसपास कुछ ग्रुप लगे हुए। अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज हैं या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज अगर होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच्ड कर रखें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन एटम से डिक्रीज हो जाएगी, और इसी नाइट्रोजन एटम को अपने इलेक्ट्रॉन किसको देना है? H+ को, तभी ये क्या कहला सकता है? बेस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? डिक्रीज। यही सारे फैक्टर्स हैं जिससे कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हम बता सकते हैं। अब यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही इजी ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। pH NH2 है और Et2NH है, डाइथाइल अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन हो गया बेसिकली CH3CHNH, और ये EtNH2 है। लॉन पेयर इज डीलोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड। यहाँ पे रेजोनेंस है, नाइट्रोजन का लॉन पेयर फिनाइल रिंग के पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो ये तो लेस बेसिक होगा। This is sp3 nitrogen atom, this is sp3 nitrogen atom, this is sp2 nitrogen atom. sp2 nitrogen atom is slightly more electronegative, therefore tendency to donate electron pair is slightly less. तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? कम होगी। अभी दोनों में देख लेते हैं। ये अपने पास सेकेंडरी अमाइन है, ये अपने पास प्राइमरी अमाइन है, और सेकेंडरी अमाइन में 2 एथाइल ग्रुप लगे हुए हैं
प्लस आई ज़्यादा होगा, सेकेंडरी अमाइन का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो प्राइमरी अमाइन से ज़्यादा ही आता है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन मोल कंसेप्ट का है, बहुत ही इजी है। इफ इन यूरिया, यूरिया का क्या फॉर्मूला होता है, CONH2NH2, कितना मॉलिक्यूलर वेट होता है 60। इफ इन यूरिया देयर आर 20 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट, देन द मास ऑफ यूरिया विल बी। यूरिया के अंदर नाइट्रोजन एटम कितने प्रेजेंट है ये आपको बता रखा है, तो आपको ये गेस करना है कि यूरिया कितना हो सकता है और नाइट्रोजन एटम कितने प्रेजेंट है। इसके लिए भी क्या टर्म इन्होंने यूज किया है, 20 ग्राम एटम्स। 20 ग्राम एटम्स का क्या मतलब है बेटा, तो ये टर्मिनोलॉजी सब आपको बता रखी है। 20 ग्राम एटम्स, 20 ग्राम मॉलिक्यूल्स या 20 ग्राम आयंस, इसको क्या पढ़ना होता है, 20 ग्राम एटम्स, दैट मीन्स 20 मोल एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन एटम के मोल आपको दे रखे हैं, आपको इतना सोचना है कि यूरिया के कितने मोल हो सकते हैं। यूरिया के मोल अगर पता लग गए तो उसके बाद आप क्या पता लगा सकते हो, यूरिया का ये जो सैंपल है इसका टोटल वेट पता लगा सकते हैं। 20 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन एटम, 20 मोल एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, और यहाँ पे नाइट्रोजन का इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, 2। तो 2 मोल ऑफ एन एटम्स एंड 1 मोल यूरिया। तो 20 मोल किसमें में प्रेजेंट होंगे, 10 मोल यूरिया में। और 10 मोल यूरिया का क्या मास होगा, मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास विच इज व्हाट, 60 ग्राम पर मोल। तो 600 ग्राम का सैंपल आपके पास यहाँ पे है, तब जाके अपने पास 10 मोल यूरिया होगा और 10 मोल यूरिया के अंदर 20 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ये सारा अपने पास पेपर नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया।